मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका स्वरूप देखेंगे। उसके बाद हम इसका कारण देखेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति हुई क्यों, जिसमें हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तात्कालिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। उसके बाद देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई यह भारत के किन किन क्षेत्रों में देखने को मिली। उसके बाद हम इस विद्रोह से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोगों के विचार हैं, जो उनकी स्टेटमेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो पढ़ेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा। उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये असफल क्यों हो गया, इसकी असफलता के कारण क्या हैं। और उसके बाद हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ेंगे। और इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन। ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 के ये विद्रोह की जो योजना थी ये भारत के बिठूर, जो कि कानपुर में है, यहाँ पर तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद क्या होता है कि जो अजीमुल्ला खां थे ये लंदन चले गए और वहाँ पर रह रहे भारतीयों से भी इन्होंने समर्थन प्राप्त किया। और 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था इसका प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रतीक चिन्ह था। और जो विद्रोही थे, यानी कि जो 1857 के विद्रोही थे, इन्होंने हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था। तो प्रतीक है कमल का फूल और रोटी। और किस रंग के झंडे का प्रयोग किया गया था? हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। तो अनेक ब्रिटिश इतिहासकार, जो भी ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं ना, उन्होंने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। तो जो भी ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों यानी कि धर्म के अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा है। और जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। तो भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। और जो 1857 का यह विद्रोह था यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। यही इसका कारण भी था जिसके कारण ये असफल रहा था। तो यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सभी विद्रोहियों का जो उद्देश्य था ये भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो भले ही 1857 का जो विद्रोह था ये लोग
अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, परंतु सबका उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। तो आगे हम देखते हैं कि इसका कारण क्या था, कि आखिर 1857 का विद्रोह हुआ क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। तो पहला राजनीतिक कारण था मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास। तो आपको पता ही है कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर नाम मात्र के बादशाह थे, क्योंकि असली शक्तियां तो अंग्रेजों के पास थी। तो मुगल सम्राटों के जो अधिकार थे वो एक तरह से शून्य हो चुके थे। इसीलिए एक तो ये राजनीतिक कारण था, क्योंकि मुगल इतने समय से भारत पर शासन कर रहे थे और अचानक उनकी शक्तियां किनके हाथों में चली गई? अंग्रेजों के हाथों में चली गई। इसीलिए एक राजनीतिक कारण तो ये था। दूसरा कारण, तो डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के जो शासक थे, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, इन पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जो अवध के शासक थे अली शाह, इन पर आरोप लगाकर इनका साम्राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ पर भेज दिया था? कलकत्ता भेज दिया था। तो ये दूसरा राजनीतिक कारण है। तीसरा कारण है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हड़प नीति के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेकर आया था, जिसके अंतर्गत जो भी भारतीय राजा थे, ये किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। जिस कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत सारे जो राजा थे, जो निसंतान थे, उनके राज्यों को हड़प लिया, जिसे हड़प नीति कहा गया। पिछली वीडियो में मैंने विस्तार में बताया है, आप आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो कौन कौन से राज्य हड़पे थे? जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी और उदयपुर, इन सभी राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया था। और चौथा राजनीतिक कारण था नाना साहब की पेंशन बंद कर देना। तो नाना साहब जो कि पेशवा के पद पर थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे, जिसके बाद आगे चलकर हम देखेंगे कि इन्हीं राजाओं ने आगे चलकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो राजनीतिक कारण के बाद अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या थे? तो यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज थे ये भारतीयों पर बहुत लगान लगाते थे, उनसे बहुत भारी मात्रा में टैक्स वसूलते थे और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई थी, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की थी जिस कारण क्या होता था कि अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी और अंग्रेज उस समय भी भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, जिस कारण क्या हुआ था कि सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो आर्थिक कारण भी जिम्मेदार था 1857 की क्रांति का। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है? तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और वो भारतीयों को नस्ली गालियां देते थे, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वो अपने आप को गोरी चमड़ी का श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों का जो रंग था वो सांवला होता था, तो उन्हें नस्ली गालियां भी देते थे, मतलब कि एक प्रकार से रेसिज्म करते थे। और क्या कारण था? तो एक अंग्रेजी अधिकारी एडवर्ड के अनुसार एडवर्ड ने कहा था कि हमारा भारत में अधिकार करने का जो उद्देश्य है, ये लोगों को ईसाई बनाना है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में ईसाई मिशनरियां भेजी थी। तो एडवर्ड ने कहा था कि हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। और क्या कारण था? तो 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, जो कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून था, यह पारित किया गया था और इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अंग्रेज नए नए कानून लगाते रहते थे। अभी हमने पीछे देखा हड़प नीति, जिसमें जो भी राजा निसंतान है उसके बाद उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो ये जो कानून था लेक्स लोकी कानून, इसके अनुसार जो भी हिंदू ईसाई धर्म अपनाएगा उसे
उसके पैतृक उत्तराधिकारों से कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे। उसके बाद देखते हैं सैनिक कारण। तो सैनिक कारण क्या थे? तो भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। यानी कि जो अंग्रेजों ने भारत में सेना बनाई थी ना, उसमें ज़्यादातर भारतीय ही थे। 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। तो जो अंग्रेज थे ना, ये भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक में फ़र्क करते थे। उनके वेतन की वृद्धि में भी और लीडरशिप में भी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। और अगला सैनिक कारण है कि 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ था। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। तो पहले क्या होता था, जो भी सैनिक थे वो अपने परिवार से दूर रहते थे, जिस कारण क्या होता था, वो अपने परिवार वालों को चिट्ठी यानी कि लेटर लिखते थे। और जो भी वो लेटर लिखते थे ना, वो निःशुल्क होती थी, यानी कि जो डाक सेवा होती थी निःशुल्क होती थी। पर अंग्रेजों ने क्या किया, निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण भारतीय सैनिक काफ़ी गुस्से में आ गए थे। अगला सैनिक कारण था कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया था, जिससे सैनिकों में असंतोष काफ़ी बढ़ गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सैनिक कारण थे जिसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। तो सैनिक कारण के बाद हम देखते हैं तात्कालिक कारण। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तात्कालिक कारण क्या थे जिस कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया। तो पहले ब्राउन बेस्ड बंदूक यूज़ होती थी, जिसकी जगह पर नई राइफल लाई गई थी जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। तो इस राइफल में क्या होता था, चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। तो सर्वप्रथम बंगाल में ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। और बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। तो ये जो राइफल थी ना, इसमें जो कारतूस का इस्तेमाल होता था, उस कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था और छीलने के बाद इस बंदूक में डालना पड़ता है। उनके लिए गाय पूजनीय है और जो मुसलमान होते हैं उनके लिए सूअर हराम है। तो दोनों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई इस घटना के कारण, क्योंकि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई थी। तो फिर क्या हुआ, सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ये चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, जो कि अंग्रेजी अधिकारी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यहीं से ये विरोध विद्रोह में बदल गया। तो जो चिंगारी भारतीयों के सीने में दबी हुई थी, इस घटना के बाद उसने आग का रूप ले लिया। तो यहीं से जो विरोध था वो विद्रोह में बदल गया और 1857 का विद्रोह हमें देखने को मिला। तो आगे अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन भारतीय सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बाहर निकालकर सजा सुनाई गई। जिसके बाद क्या होता है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की खूब लूटपाट की।
तो पहले तो क्या हुआ था, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे मेरठ के ही थे। तो उसी के बाद 24 अप्रैल को क्या हुआ कि जो मेरठ छावनी के बाकी के भारतीय सैनिक थे, उन्होंने भी कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने उनको बाहर निकालकर सजा सुनाई, जिसके बाद क्या होता है कि 10 मई को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कर कर उन्होंने अस्त्र शस्त्र की भी लूटपाट की। तो यहीं से 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है। तो अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं कि आखिर भारत के किन किन क्षेत्रों में इस विद्रोह का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। तो मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर अंग्रेजी सेना को पराजित कर इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। इन्होंने कहा कि आप इस विद्रोह को लीड करेंगे और बहादुर शाह जफर भी मान गए, क्योंकि मरता क्या ना करता, वो भी मजबूर थे, तो वो मान गए। तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और यहाँ विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो हडसन ने क्या किया, दिल्ली में इस विद्रोह को दबा दिया और पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो बहादुर शाह जफर थे, ये हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे और अंततः मृत्यु दंड न देने की शर्त में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे मारना मत, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ। जिसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज इन्हें रंगून भेज देते हैं और वहीं पर इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली के बाद देखते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। तो आगे मैं आपको एक ही टेबल में बता दूंगा कि किन किन क्षेत्रों में किसने लीड किया था, किसने नेतृत्व किया था और विद्रोह को दबाया किसने था। तो यहाँ पर बस आप एक बार सुन लो, आगे मैं आपको एक ही टेबल में बता दूंगा। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था और इनकी देखरेख में ब्रिटिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया था। तो मार्च 1858 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए लखनऊ पहुंचती है और इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो कैंपवेल ने इस विद्रोह को लखनऊ में दबा दिया और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ पर भाग गई, नेपाल चली गई। तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। तो इस प्रकार लखनऊ में भी विद्रोह को दबा दिया गया। आगे हम चलते हैं कानपुर। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था और इनकी पेंशन भी अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। तो नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी। तो एक प्रकार से जो नेतृत्व था ये कौन कर रहा था, तात्या टोपे। वैसे तो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, परंतु इन्होंने लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को सौंप दी, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंचती है और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लेती है और नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग जाते हैं, जबकि जो तात्या टोपे होते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंततः इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो एक प्रकार से कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तात्या टोपे ने किया और अंग्रेजी अधिकारी कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंचती है और तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लेती है और बाद में इन्हें फांसी दे देती है। तो कानपुर के बाद देखते हैं झांसी। तो झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो मार्च 1858 ईस्वी में हिरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची थी और रानी लक्ष्मीबाई ने हिरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वह पराजित हो गई। तो कुछ अपनों ने ही रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दे दिया था। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद क्या होता है
कि पीछे से यूरोज भी अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच जाता है और रानी के साथ युद्ध करता है। तो कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो झांसी के बाद चलते हैं जगदीशपुर बिहार में। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद है इलाहाबाद। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। किसे? मौलवी लियाकत अली को। और इन्होंने ही इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद है फैजाबाद। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला शाह ने किया था और पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला पद्धति से भी इन्होंने ही युद्ध किया था। इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह और इन्होंने फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आगे अब हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे ना, ये देख लेते हैं और किसने नेतृत्व किया था और किसने इस विद्रोह का दमन किया था। इसे एक ही बार में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और इस विद्रोह को दबाया किसने था, तो हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था, अंग्रेजी अधिकारी हडसन ने। दूसरा केंद्र है लखनऊ। तो लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और यहाँ पर विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था और जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। उसके बाद है फैजाबाद। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था और कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। गोरखपुर में गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और विद्रोह को दबाया किसने था, तो अंग्रेजों की जो स्थानीय सेना थी ना, वहां पर जो अंग्रेजों ने सेना नियुक्त की थी उन्होंने ही गोरखपुर में विद्रोह को दबा दिया था। उसके बाद है मंदसौर। तो मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व फिरोज शाह ने किया था और स्थानीय सेना ने ही विरोध को दबा दिया था। कोटा में जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहां की स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह का दमन कर दिया था। असम में कंद्र पेशवर सिंह और मनीराम दत्ता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहां की स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह का दमन कर दिया था। कुल्लू में वीर सिंह और प्रताप सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और स्थानीय सेना ने ही इसका दमन कर दिया। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया, स्थानीय सेना ने विद्रोह का दमन किया। मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व किया था और स्थानीय सेना ने इसे भी दबा दिया था। तो मैंने आपको एक ही बार में जो भी महत्वपूर्ण केंद्र थे वो बता दिए, किसने इसका नेतृत्व किया और किसने विद्रोह का दमन किया वो भी बता दिया। तो इन सभी केंद्रों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार। तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों की स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो लॉरेंस एवं शीले ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी यह एक सैनिक विद्रोह था। तो अगली स्टेटमेंट है LER रीच की। इन्होंने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो यह
तो आपको पता होना चाहिए यह T.R. होम्स का कथन है। अगला कथन है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह आउटरम एवं टेलर का कथन है। तो आपको इन कथनों को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बस आप पढ़ लेना। उसके बाद है तो वी.डी. सावरकर एवं अशोक मेहता का कथन है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता का कथन है। और डिजरेली का कहना है कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका कथन क्या था। तो उन्होंने कहा था कि इन देशी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, क्योंकि उस समय भारत के कुछ राजाओं ने और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण यह विद्रोह एक विराट रूप नहीं ले पाया और अंग्रेजों ने इसे आसानी से दबा दिया था, क्योंकि कुछ अपने ही अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। उसके बाद यूरोज का कथन है, जो कि बहुत फेमस है। ये कथन इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द है। तो यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ कथन थे। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आखिर यह विद्रोह असफल कैसे हो गया। तो सबसे पहला कारण है विद्रोह का सीमित स्वरूप। तो जो ये विद्रोह था ना 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था, ये भारत में ज़्यादातर उत्तर भारत और मध्य भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिला था। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण दक्षिण भारतीय क्षेत्रों ने इस क्रांति में ज़्यादा भाग नहीं लिया था और इसी कारण यह क्रांति भारत के एक सीमित क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गई थी। तो इसकी असफलता का पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी थी। तो भारत के ही कुछ राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था कुशल नेतृत्व का अभाव। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था 1857 की क्रांति के असफल होने का। तो यह क्रांति भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्रोह में बट गई थी और सारे क्षेत्रों में वहाँ के जो शासक थे या जो विद्रोह करता थे, वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों का ही नेतृत्व करते हुए देखने को मिले थे और किसी ने इस क्रांति में सारे क्षेत्रों को जोड़कर एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं किया। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था। सभी अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे और अपने हित के कारण लड़ रहे थे। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था इस क्रांति में और इसी नेतृत्व के अभाव से इस क्रांति को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। और चौथा कारण है निश्चित उद्देश्यों का अभाव। तो इस क्रांति में किसी भी क्षेत्र के पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। तो सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए यह विद्रोह कर रहे थे। जैसे कि नाना साहब अपना पेशवा पद को पाना चाहते थे, बेगम हजरत महल अपने पद को प्राप्त करना चाहती थी, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को सत्ता दिलाना चाहती थी, बाबू कुंवर सिंह फिर से जो उनकी जमींदारी व्यवस्था थी उसको उभर कर देखना चाहते थे। तो सबके अपने व्यक्तिगत हित थे, किसी का राष्ट्रीय हित नहीं था। तो निश्चित उद्देश्यों का अभाव हमें इस क्रांति में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला कारण है विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन। तो इस क्रांति के समय भारतीयों के पास उतने संसाधन नहीं थे जिनके दम पर वे अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों का सामना कर सके। तो अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तो ज़्यादातर रजवाड़े और छोटे जमींदारों के कंधों पर ही यह क्रांति चल रही थी और आवश्यकता पड़ने पर वे इन हथियारों की आपूर्ति नहीं कर पाते थे। तो इन्हीं हथियारों और संसाधनों के अभाव में भारतीय ज़्यादा लंबे समय और ज़्यादा मजबूती के साथ अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते थे और यह कारण भी इस क्रांति के असफलता का कारण बना। और छठा कारण है जन समर्थन का अभाव। तो इस क्रांति में जब अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुए तब इन क्षेत्रों में आपस में एकता की कमी देखने को मिली, यानी कि सब एकजुट नहीं थे। तो इन क्षेत्रों में आपस में कोई तालमेल नहीं था।
और ये क्षेत्र अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह इस लक्ष्य के लिए कर रहे थे कि उनका क्षेत्र अंग्रेजों की नीतियों से आज़ाद हो सके। और किसी ने भी एक होकर भारत को अंग्रेजों की नीतियों से आज़ाद करवाने का प्रयास नहीं किया, तो सभी अपने हित के लिए लड़ रहे थे। तो एकता की कमी भी देखने को मिली थी। और सातवां कारण था अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। तो अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व तो था ही। हमने देखा ना कि कैसे एक एक करके उन्होंने सभी क्षेत्रों में विद्रोह को आसानी से दबा दिया। तो ये 1857 की क्रांति के असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को समाप्त कर दिया गया। और इस क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, भारत में शासन कर रही थी, उसका शासन भी समाप्त कर दिया गया। और अब भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। तो पहले भारत में जो शासन था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो कि ब्रिटिश की एक प्राइवेट कंपनी थी। और भारत में यह सभी कार्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। और 1857 की क्रांति भी इसी कंपनी के विरुद्ध हुई थी। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत का शासन नहीं संभाल पा रही, इसीलिए उन्होंने भारत की सत्ता वापस लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। तो उसके बाद आगे अब हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इस विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना अजीमुल्ला खां के बारे में। तो अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे और कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल के साथ हुई थी। और भारत के बाहर भी अजीमुल्ला खां ने इस विद्रोह के लिए समर्थन प्राप्त किया था। और उसके बाद है बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल के साथ सिकंदरबाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। तीसरा पॉइंट है कि तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी और इस विद्रोह की अंतिम घटना यही थी। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने ही की थी, जो कि इस प्रकार था कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। पाक यानी कि पवित्र, शुद्ध। तो हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये अजीमुल्ला खां ने 1857 के विद्रोह में झंडा गीत की रचना की थी। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, औवा आदि स्थलों में विद्रोह देखने को मिले थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये इसका तात्कालिक कारण था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही जवाब क्या है? मंगल पांडे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये संबंधित था, तो किस इन्फेंट्री से ये संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, पर नाना साहब ने इसकी अगुवाई किसको सौंपी थी? तात्या टोपे को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो इसमें सही जवाब होगा चित्तौड़। चित्तौड़ ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में बताया गया है कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो हमें इसका मिलान करना है। तो पहला है कानपुर। तो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। तो ए का होगा 4। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। बी का होगा 2। फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। सी का होगा 3। और जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो डी का होगा 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है, बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हुमायूं की कब्र के पास बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा और उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ था? तो इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी असफलता का मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।